नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने नवीन राज्यों का उदय चैप्टर शुरू किया था और उसमें जो है हम लोग अभी तक अवध तक पढ़ चुके हैं। आज नई शक्ति या नए राज्य कह सकते हो, बंगाल के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। जो साथी मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग विस्तृत रूप से इतिहास को पढ़ रहे हैं। हमने आधुनिक भारत शुरू किया था और उसमें यूरोपियों का भारत में आगमन चैप्टर से शुरू किया था। और सबसे पहले हम लोग जो यूरोपीय शक्तियों में बात करें तो पुर्तगालियों के बारे में चर्चा की थी। तब से आज तक कारवां लगातार चला आ रहा है और हम लोग यूरोपियों का भारत में आगमन, इसके बाद में मुगलों का पतन, फिर नवीन राज्यों का उदय, और नवीन राज्यों के उदय में भी कई राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो राजपूत रहे हों, जाट रहे हों, इसके अलावा कह सकते हो निजाम रहे हों, मैसूर वाला क्षेत्र रहा हो, अवध वाला क्षेत्र रहा हो, सबके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है बंगाल राज्य का उदय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल राज्य का उदय। बंगाल राज्य का उदय। बंगाल राज्य का उदय का तात्पर्य यही है कि देखो, बंगाल पहले से तो था लेकिन जो है मुगल साम्राज्य के शासनकाल में आता था। कैसे मुर्शीद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके वहां का नवाब बनाया, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में जितने भी नवाब रहे हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बारी बारी से जानेंगे। तो आइए पहले मैप पे स्थित देखते हैं बंगाल वाला क्षेत्र की। अगर हम इस तरीके से देखें तो देखो, ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। और पहले बंगाल कहाँ पे क्षेत्र पड़ता था? तो आधुनिक अगर भारत में बात करें, पहले आज के भारत में, आज के भारत में तो उस समय बंगाल वाला क्षेत्र क्या क्या होता था? तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल, इसके बाद में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उधर बांग्लादेश और झारखंड। ये वाला क्षेत्र जो है पहले बंगाल में पूरा क्षेत्र आता था। इतना क्षेत्र क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। ये कह सकते हैं मुगलों का एक सूबा था पूरा बंगाल वाला क्षेत्र। इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश और झारखंड आता था। ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके से ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, और इधर थोड़ा और उड़ीसा को ले लेते हैं तो इस तरीके से ये वाला क्षेत्र जो है पूरा बंगाल वाला क्षेत्र था और यहाँ पे मुगलों का शासन चलता था। और आप सभी को पता है कि मुगल जो है अलग अलग अपने राज्यों में क्या करते थे, या अलग अलग प्रांतों में सूबेदार नियुक्त करते थे, दीवान नियुक्त करते थे। अब चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं सूबेदार का काम क्या होता था। सूबेदार और दीवान। तो हम बात करें सूबेदार का काम क्या होता था, तो कानून व्यवस्था को देखना, कानून व्यवस्था को देखना। और अगर बात करें दीवान का, तो भू राजस्व जितना आएगा, भू राजस्व के कार्य को देखना। ये सूबेदार का कार्य होता था, ये दीवान। कहने का तात्पर्य पहले क्या होता था, मुगल कोई शासक होता था, शासक क्या करता था, कोई सूबेदार बना देता था प्रांतों पर, और उसके साथ ही एक व्यक्ति और बना देता था, दीवान। सूबेदार क्या करेगा, कानून व्यवस्था को देखेगा और वहां पे उसकी सेना होगी, और भू राजस्व कौन देखेगा, तो दीवान देखेगा। इस तरीके से पूरे अलग अलग प्रांतों में सरकार चलती थी। अब देखो कहानी कहां से शुरू होती है बंगाल के बारे में, तो इसको साफ कर दें, आपके समझ में आ गया होगा शायद। चलो, तो आपको ये याद रखना है, हो सकता है प्रश्न में पूछा जाए कि आधुनिक भारत में या आधुनिक समय में जो है बंगाल वाले क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ये वाले क्षेत्र, झारखंड हो गया, ये वाले क्षेत्र किस में आते हैं, तो हम कहेंगे बंगाल वाले क्षेत्र में आते हैं। अब समय है 1700 का। किस समय है? 1700 का है। इस समय गद्दी पर कौन बैठा है? औरंगजेब। औरंगजेब।
मुगलों की गद्दी पर कौन बैठा है? औरंगजेब बैठा है। और औरंगजेब आपको पता है कि बहुत ही योग्य शासक था। अब क्या होता है, औरंगजेब को पता था कि बंगाल वाला क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ से भू राजस्व बहुत आता है, टैक्स बहुत आता है। क्यों उपजाऊ क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करें। तो आप सभी को पता है कि यहाँ से जो है ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ से जाती है गंगा नदी, और इधर से यहाँ से तुम्हारा चेमा मांगसर, ये चेमा युमुडोंग या कह सकते हो, यहाँ से एक जाता है ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो इसका जो क्षेत्र है आप सभी को पता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। वहां पे जड़ोड़ मिट्टी होती है, और जड़ोड़ मिट्टी जो है मृदाओं में सबसे उपजाऊ होती है। अब यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र इसलिए बंगाल वाला क्षेत्र है। अब ये तो औरंगजेब को पता था, जब यहाँ फसल ज्यादा होगी तो कह सकते हो टैक्स ज्यादा आएगा, टैक्स आएगा तो कह सकते हो जो वहां पे व्यवस्था है मुगलों की और वहां से भी सुदृढ़ होगी, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया तो व्यवस्थाएं और भी अच्छी होंगी। तो हमेशा कहा जाता है कि औरंगजेब जब साल का अंतिम दिन होता था तो ध्यान देता था कि वास्तव में बंगाल से हमारे यहाँ टैक्स आया है कि नहीं, आया है तो कितना आया है, बहुत ध्यान रखता था। क्योंकि पूरे भारत का सबसे ज्यादा टैक्स या भू राजस्व कहां से जाता था? बंगाल वाले क्षेत्र में जाता था। और अंग्रेज आप लोगों ने को पता है कि कहां कहां अपनी जो है कोठी स्थापित की थी या कहां कहां प्रेसिडेंसी बनाई थी। तो बंगाल, इसके बाद में मद्रास, और इधर आप आएंगे तो बंबई, इस वाले क्षेत्रों में इन्होंने जो है अपनी कोठी लगाई थी। और सबसे पहले इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र पे कब्जा किया। क्यों किया? क्योंकि इनको पता था सबसे ज्यादा अगर पैसा हमको लेना है तो कहां से मिलेगा? तो बंगाल वाले क्षेत्र से मिलेगा। देखो एक चीज और तुमको समझाते हैं कि अंग्रेज लोग जो है क्यों बंगाल के पीछे पड़े हुए थे। अंग्रेजों के पास क्या पैसा नहीं था? देखो जब भारत की खोज करने निकले थे अंग्रेज लोग या कह सकते हो यूरोपीय लोग, तो उसमें आप सभी को पता है कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज कर दी, और इधर वास्को डिगामा भारत की खोज कर देता है। भारत की खोज नहीं कह सकते, यूरोप व्यापारिक मार्ग की खोज कर देता है। अब क्या है, आप लोग जब पढ़ते हैं तो भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सिर्फ भारत के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी तो उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ? बहुत सा फायदा हुआ। अब क्या था, अंग्रेज लोगों ने जो है ये अमेरिका वाले क्षेत्र में भी अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, और आप सभी को पता है कि अमेरिका से इन्हें सोना बहुत प्राप्त होता था। और यहाँ पे भारत में क्या था, तो भारत में इनको व्यापार करना है। अब जो ब्रिटिश लोग हैं या यूरोपीय लोग हैं, उनको जो है भारत से कच्चा माल चाहिए, लेकिन भारत को यूरोपियों से क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो ज्यादातर ये लोग कहां से रुपए देंगे? तो इसलिए ये क्या करते थे, जो अमेरिका से सोना आता था उसको सीधे भारत में लाते थे, वहां पे सोना भारत को देते थे और यहां से कच्चा माल ले जाते थे। अब धीरे धीरे अंग्रेजों के पास सोना कम होने लगा, कहा कि हमारे पास सोना कम हो रहा है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि भारत से ही रुपया आए और भारत में ही वहां पे प्रोडक्ट लेके हम चले जाएं। तो इसके लिए सोच रहे थे कैसे कैसे किस प्रकार से हम व्यवस्था करें कि हमारे पास रेवेन्यू या कैसे तो पैसा आए। इसलिए इन्होंने अपनी नजर किधर दौड़ानी शुरू कर दी? बंगाल वाले क्षेत्र में दौड़ानी शुरू कर दी। लेकिन अभी इधर शासक कौन बैठा है? औरंगजेब। और जानते हो कि अंग्रेजों ने एक बार कोशिश भी की थी कि जो है इसमें क्या नाम था, जॉन चाइल्ड ने कोशिश भी की थी। अंग्रेजों ने औरंगजेब ने बहुत मारा था, भगा दिया था। फिर जाप चारनाथ ने माफी मांगी थी, तब जाके औरंगजेब ने कहीं माफ किया था। तो अंग्रेजों की हिम्मत तो थी नहीं कि औरंगजेब के काल में जो है कुछ गतिविधियां अपनी करते। तो इसलिए जो है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, फिर धीरे धीरे वाले क्षेत्र में या कह सकते हो बंगाल वाले क्षेत्र में हावी होने लगते हैं। तो चलो हम अपने मुद्दे पर पुनः लौटते हैं। हम लोगों ने बताया कि ये वाला क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे इधर से गंगा नदी जाती है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, और दोनों नदियों के बीच में क्षेत्र है, जड़ोड़ मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी, तो यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र होगा। तो इसलिए औरंगजेब ने 1700 में जो है एक व्यक्ति को यहाँ पे दीवान के रूप में नियुक्त किया। क्योंकि देखो अगर भू राजस्व यहां से वसूलना है तो कोई पढ़ा लिखा ही व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति जो है यहाँ पे भेजा जाए, जो लोगों से भू राजस्व या कर ले सके। इसके लिए दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया? मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां को मुर्शीद कुली खां को यहाँ पे नियुक्त किया। मुर्शीद कुली खां यहाँ पे जाते हैं और अपना बहुत अच्छे तरीके से कार्यभार देख रहे हैं। इसके साथ साथ याद रखना है कि उस समय जब 1700 में इनको दीवान घोषित किया गया तो उस समय सूबेदार कौन था? सूबेदार की बात करें तो कौन थे? अजीम उस शान। अजीम उस शान उस समय जो है ये जो है बंगाल का सूबेदार है। और ये कौन है? तो ये जो है औरंगजेब का भतीजा है।
तो ज्यादातर ये अजीम उस शान था, ये दिल्ली वाले क्षेत्र में रहता था। बंगाल वाले क्षेत्र में ज्यादातर पूरा कह सकते हो दीवान का पद तो संभाल ही रहा था मुर्शिद कुली खां, और इसके साथ साथ जब सूबेदार भी यहाँ नहीं रहता था तो सूबेदार वाला भी पद यही संभाल रहा था। अब जब अजीम उस शान यहाँ रह नहीं रहे हैं तो मुर्शिद कुली खां बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो उसको धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है कि किसी प्रकार से और हम अमीर होते जाएं और अमीर होते जाएं। अब धीरे धीरे क्या होता है, सूबेदार अजीमुशान और मुर्शिद कुली खां की ज्यादा पटरी नहीं खाती है, ठीक है। तो क्या किया, अंग्रेज लोग जो है अजीमुशान के पास गए 1696 की तरफ, 1696 की तरफ। अभी देखो इनके पहले कहानी है, 1696 में गए तो इन्होंने जो है अंग्रेजों को, अजीमुशान ने सूतानती, इसके अलावा कालिकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव जो है दान में दिए। और आप सभी को पता है कि इसी के क्षेत्र में यहां पे ये लोग बनाते हैं विलियम फोर्ट, और थोड़े ही दिन बाद यही तीनों गांवों को सम्मिलित करके क्या बना दिया जाता है, कोलकाता बना दिया जाता है। जो आजकल आप लोग कोलकाता देखते हैं तो वो अंग्रेजों ने बनाया था, स्थापित किया था। सूतानाती, कालकाता और गोविंदपुर को जो है मिक्स करके या मिला के। हम लोग फिर लौटते हैं मुर्शिद कुली खां के पास। तो यहाँ पे सूबेदार कौन है, अजीमुशान, और दीवान कौन है, मुर्शिद कुली खां। और मैंने बताया कि सूबेदार जो अजीमुशान है ये ज्यादा जो है बंगाल वाले क्षेत्र में रहते नहीं है, दिल्ली वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो मुर्शिद कुली खां यहाँ पे अपने धीरे धीरे शक्तियां मजबूत कर रहा है, क्योंकि इसके हाथ में सेना भी है और प्लस रेवेन्यू या कह सकते हो जितना भी यहाँ पे टैक्स आ रहा है, कर आ रहा है या भू राजस्व आ रहा है, वो भी इसके कब्जे में है। चलो आगे बात करते हैं। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। देखो, तो हमने बताया 1700 में औरंगजेब ने इसे चलो नाम लिख देते हैं, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया, धीरे धीरे समय चल रहा था और समय आता है औरंगजेब की 1707 में आप सभी को पता है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है, फिर जहांदार गद्दी पर बैठता है, फिर एक समय आता है जब बैठता है फर्रुखशियर। तो क्या होता है, 1717 में फर्रुखशियर ने इसे जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। अब जो है ये दीवान भी है और साथ ही साथ सूबेदार भी है। अब इसके पास शक्तियां और मजबूत हो जाती हैं। उसके बाद में फर्रुखशियर के बाद में गद्दी पर बैठता है, आप सभी को पता है, मोहम्मद शाह रंगीला। और मैंने बताया मोहम्मद शाह रंगीला रंगीले मिजाज का था, वो ज्यादा अपने शासन व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए वहां पे जितने भी मजबूत लोग थे, चाहे वो अवध वाला सादत खान ने अवध का अपना अलग जो है स्थापित कर लिया, निजाम मुल्क ने जो है अपना राज्य अलग स्थापित कर लिया, हैदराबाद वाला। इसी तरीके से बंगाल वाले क्षेत्र में मुर्शिद कुली खां ने अपना राज्य स्थापित कर लिया अलग अलग। कहने का तात्पर्य है जितने भी मजबूत लोग थे मुगल शासक मुगल काल में, उन्होंने अपने अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया। तो हम कह सकते हैं 1717 के बाद 1720 का लो कर लेते हैं, 1720 में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। मुर्शिद कुली खां ने जो है बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। तो इसका कार्यकाल कब से शुरू होगा, 1920 से। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मुर्शिद कुली खां, क्योंकि पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां। चलो मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर इसका शासनकाल लिखते हैं 1720 से 1727, ये इसका शासनकाल है। अब क्या होता है, 1720 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का, इसने स्वयं को अपना नवाब घोषित कर दिया। किसके शासनकाल के समय या किस गवर्नर के समय, सॉरी गवर्नर नहीं कहेंगे, किस मुगल शासक के समय, तो हम कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मोहम्मद शाह रंगीला के समय।
अब देखो, वैसे तो जो बंगाल वाली क्षेत्र था या बंगाल का जो सूबा था उसकी राजधानी ढाका थी, और जैसे ही इस ये जो है स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र राज्य घोषित कर पाता है, वैसे ही ये जो है अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इस प्रकार से इसने अपनी राजधानी ढाका से अभी तक जो है बंगाल वाले क्षेत्र में जो सूबेदार होता था, या कह सकते हैं मुगल राज्य की जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसमें राजधानी ढाका होती थी। अब यहां से ढाका से इसने कहां ट्रांसफर कर दी है, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी है। अब क्या है, धीरे धीरे ये अपना शासनकाल बढ़ाता है, और जब भाई आगे धीरे धीरे बढ़ेगा और खूब ज्यादा अमीर होता जा रहा है, तो उसके कुछ जो है इसके शासनकाल में 3 जो है विद्रोह हुए, तो कहेंगे 3 विद्रोह हुए। पूछ लिया जाता है प्रथम विद्रोह किसने किया था, द्वितीय विद्रोह किसने किया, तृतीय विद्रोह किसने किया। तो पहले की बात करें, पहला है उदय नारायण और सीताराम। उदय नारायण और सीताराम। दूसरा सुजात खां, और तीसरा नजात खां। ये आपको याद रखना है, इसके शासनकाल में 3 विद्रोह हुए थे, उदय नारायण और सीताराम, सुजात खां और नजात खां। ठीक है, इसके अलावा और आपको याद रखना है कि इसने एक तकावी ऋण शुरू किया था। क्या शुरू किया, तकावी ऋण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तकावी ऋण क्या होता है। तो तकावी ऋण का मतलब है कि यहाँ जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे किसानों को पहले ही लोन दे दिया जाता था या पैसे दे दिए जाते थे कि आप जाओ और अपनी खेती करो जाके, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं दूंगा। तो वही है तकावी ऋण। इसके बाद में जब फसल होती थी उससे कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लिए जाते थे, तो यही है तकावी ऋण। इसके अलावा इजारा व्यवस्था भी शुरू की, या इजारेदारी हम बोल देंगे, प्रथा लागू की। अब आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि इजारेदारी व्यवस्था क्या थी। मैंने जो है जब शायद मैंने जहांदार शाह के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है। इसके बाद में आपको याद रखना है 1727 में इसकी क्या होती जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ये मुर्शीद कुली खां का पूरा शासनकाल रहा है। इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं कि 1720 में ये बंगाल का नवाब बना। इसने जैसे ही नवाब बना अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित की, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसके शासनकाल में 3 विद्रोह हुए। पहला किसने किया, उदय नारायण और सीताराम ने। दूसरा सुजात खां और तीसरा नजात खां। इतना आपको याद रखना है। इसने पूछा जाएगा किस मुगल शासक के समय इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। ठीक है, सबसे पहले क्या बना था, ये दीवान बना था 1700 में। इसके बाद 1717 में फर्रुखसियन ने इसे क्या बनाया था, बिल्कुल सही, 1717 में फर्रुखसियन ने इसे बंगाल का सूबेदार बनाया था। और धीरे धीरे जो है अपना जो है शासन बढ़ाता गया और अपने हाथ मजबूत करता गया। ठीक है, आप देखो कुछ नवाब बैठे, जिस प्रकार से मैंने अवध वाले क्षेत्र में बताया था कि अवध राज्य का उदय कैसे हुआ है, और उसके जितने भी नवाब थे मैंने एक बार बोर्ड पे लिख दिए थे। उसके बाद में एक एक नवाब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। इसी प्रकार से हम लोग अब जो ये तुम्हारे मुर्शीद कुली खां है, इसके बाद में कौन कौन से नवाब हैं इनकी लिस्ट बना लेते हैं, एक तरफ इनका शासनकाल लिख लेते हैं, और उसके बाद में फिर बारी बारी से सभी नवाबों के बारे में हम लोग जो है विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसको हम साफ करके सभी जो नवाब हैं उनकी लिस्ट बना देते हैं। तो आइए लिख देते हैं बंगाल के नवाब। आजकल दोस्तों जो पेपर पूछने का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। अब आपको सीधे फैक्ट से नहीं काम चलेगा, क्योंकि अब जो है फैक्ट के साथ साथ जो है, हाँ दोस्तों हम लोग ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आजकल पेपर पूछने का तरीका अलग हो गया है।
अब फैक्ट नहीं याद रखना है, फैक्ट के साथ साथ तरीका या ढंग भी याद रखना है। अब पहले क्या होता था, हम लोग याद कर लेते थे बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। अब वो दिन गए। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक तरफ जो है नवाब दे दिए होंगे, एक तरफ शासनकाल दे दिया होगा, सुमेचित कीजिए। या नवाब दे दिए होंगे 4-5, पूछा जाएगा कि इनका क्रम सुमेचित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब तो आपको इनका क्रम भी याद रखना पड़ेगा, शासनकाल भी याद रखना पड़ेगा, और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला, मुर्शीद कुली खान 1720 से 1727। दूसरा, शुजाउद्दीन, क्या बताएंगे, 1727 से 1739। इसके बाद में सरफराज खां, 1739 से 1740। 1740 के बाद में अलीवर्दी खां, 1740 से 1756। इसके बाद में हम कहेंगे सिराजुद्दौला, कौन, सिराजुद्दौला। कब से कब तक, 1756 में से 1757। और आप सभी को पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद में सिराजुद्दौला के बाद में बैठता है मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर जो है शुजाउद्दौला का जो है सेनापति था या मीर बख्शी था, और उसने धोखा दिया था। ठीक है, चलो, 1757 से 1763। इसके बाद में मीर कासिम, 1763 से 1700, रुक जाओ इसको सही कर लेंगे, 1760, यहाँ पे 1760 से 1763। इसके बाद में फिर बैठता है मीर जाफर, 1763 से 1765। इसके बाद में नजबुद्दौला, 1765 से 1766। इसके बाद में सैफुद्दौला 1766 से 1770। और लास्ट मुबारकुद्दौला 1760 से 1775। और 1775 में बंगाल राज्य का विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये शासनकाल रहा है। तो कुल जो है कितने नवाब हुए, 1 2 3 4 5, इसके बाद में 6। अब देखो इधर मीर जाफर 2 बार रहा है, तो एक ही बार आप काउंट करिए, 6 7 8 9 10 जो है कुल जो है नवाब हुए। जिस प्रकार से मैंने अवध में बताया था कुल 11 नवाब हुए थे, इस प्रकार से बंगाल वाले क्षेत्र में कुल 10 हुए हैं। हाँ, यह है मीर जाफर जो है ये 2 बार गद्दी पर बैठा है। पहले अंग्रेजों ने इसको बिठाया, फिर इसको हटा के मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम जब इसकी बात नहीं समझ रहा था तो फिर मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। तो एक बार आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने जो है मुर्शीद कुली खां के बारे में चर्चा की है। अब हम लोग बारी बारी से सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इसके बाद में जो बंगाल में 2 युद्ध जो प्रमुख हुए हैं कौन कौन से, तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसको भी हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।